नमस्कार। न्यूज़र के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी के अंदर विद्रोह की लहर भी उठती दिख रही है और अगर इसे जल्द शांत नहीं किया गया तो बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। पिछली बार 2018 में कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। यह बात अलग है कि सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सीएम बन गए थे। अब स्थितियां बदली हुई हैं। सिंधिया बीजेपी के खेमे में हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी के उन दिग्गज नेताओं में नाराजगी है जो लगातार उनसे लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। अकेले सिंधिया ही नहीं, सिंधिया समर्थक बहुत सारे विधायक हैं जो मंत्री पद पर बैठे हैं। ऐसे में कई जिलों के राजनीतिक समीकरण बीजेपी के लिए बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इधर राजनीति के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि चुनावी साल में जिस तरह की विद्रोही लहर बीजेपी में उठी है, उसे जल्द से जल्द शांत नहीं किया गया तो पार्टी को 20 से 22 सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले चुनाव की हार से भाजपा ये तो अच्छी तरह से समझ गई है कि 22 सीटों पर नुकसान का मतलब सत्ता से बहुत दूर हो जाना है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। खास तौर पर बीजेपी में बगावत बढ़ गई है। बीजेपी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी, ये बड़ा सवाल है और इसके बाद में नए और ताजा बयान आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह कम होने के बजाय बढ़ेगी। इसका एहसास संगठन को भी है। पार्टी को कितना नुकसान होगा, इससे निपटने के लिए डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, इन्हीं सवालों के सिलसिलेवार जवाब आपको हम इस कार्यक्रम में देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिवराज, महाराज और नाराज 3 गुटों में बढ़ चुकी है। इन्होंने आयातित लोगों से भले ही ये कांटों का ताज पहन लिया शिवराज सिंह जी ने, लेकिन सिंधिया जी के साथ जो लोग आए हैं उनकी वजह से इनका देवतुल्य कार्यकर्ता उनसे दूर जा चुका है। और दूर जाने का सबसे बड़ा प्रमाण है दीपक जोशी जी, जो राजनीतिक संत के पुत्र हैं कैलाश जोशी जी के। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद राधे लाल बघेल ने कांग्रेस ज्वाइन की और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। लोग संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी टूट के कगार पर है। अब वो कितनी भी कोशिशें कर लें, इनका कार्यकर्ता, इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है। इनको किसी भी तरह पसंद नहीं कर रहा है। ये किसी भी तरह के प्रयास कर लें, उनके सारे प्रयास विफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति का अंग है बैठक, और अलग अलग स्तर की बैठकें हम करते हैं। मंडल, बूथ, फिर बूथ से मंडल, मंडल से जिला, जिले से प्रदेश, और उसके अलावा फिर अलग अलग समूह होते हैं हमारे यहाँ। जिला कोर कमेटी, विधानसभा संचालन समिति, प्रदेश कोर कमेटी। तो ये जो तमाम हमारे अलग अलग समूह है, इन समूहों की बैठक हमारा नेतृत्व लेता है। आज भोपाल जिला, राजगढ़ जिला, इन जिलों की बैठकें चल रही है, जिसके अंदर उस जिले में निवास करने वाले प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता पधारे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के अंदर जो अकुलाहट है, जो बीजेपी के नेताओं के बीच जो धीरे धीरे नाराजगी है, उसको कंट्रोल करने की कवायद बीजेपी कर रही है। क्योंकि अगर जो अकुलाहट बीजेपी नेताओं के अंदर देखी जा रही है, जो विद्रोह की स्थिति देखी जा रही है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इस विद्रोह को शांत नहीं किया गया तो वास्तव में 20 से 22 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। और 20 से 22 सीटों पर नुकसान झेलने का मतलब साफ होता है कि कहीं ना कहीं सत्ता से दूरी हो जाएगी और पुनः सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नहीं आ पाएगी। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि इनकी नाराजगी कैसे दूर हो। आज इस पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह नाराजगी क्यों है। तो क्यों है का कारण यहां पर सीधे सीधे यह है कि जो सिंधिया गुट वहां पर बीजेपी में पदार्पण किया है और बीजेपी सिंधिया के साथ जो नेता वहां पर गए हैं उनको भी मंत्री पद दिए गए हैं और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भी टिकट दिए जाएंगे। ऐसे में जो बीजेपी में बहुत दिनों से बीजेपी की सेवा करते आ रहे हैं और टिकट की उनकी उम्मीद थी, उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसे में दिक्कत यहां पर यह आएगी कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो बागी हो सकते हैं
और इसे ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सनवर पटेल बीजेपी प्रवक्ता, राजकुमार उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम सीधे बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल जी से ही करते हैं और सवाल मेरा यही है आपसे सनवर पटेल जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तो सरकार बन गई, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो साथ लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक तरह से बीजेपी के खेमे में विद्रोह उत्पन्न करने का एक कारक के रूप में, वहां पर कारण के रूप में देखे जा रहे हैं। इससे बीजेपी कैसे निपटेगी? देखिए देवेंद्र जी, आपका प्रश्न हो सकता है, इसमें मनाही नहीं है। आप डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ है, प्रश्न करना आपका अधिकार है, लेकिन मैं आपको बहुत ही साफ रूप से इस बात को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता हैं वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाव से वो लोग संगठन में काम करते हैं। अब विभिन्न दायित्व जब मिलते हैं तो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अब इसमें कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है कि इसके बाद क्या होगा या इसके पहले क्या होगा। सारे की सारी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष से लगाकर नीचे तक एक है और कार्यकर्ता के भाव के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, गरीबों के उत्थान के लिए लगी हुई है और मध्य प्रदेश सुशासन की ओर अग्रसर है, मध्य प्रदेश राम राज्य की ओर अग्रसर है। जी, मध्य प्रदेश राम राज्य की ओर अग्रसर है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अच्छा जवाब दिया है। राजकुमार उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। राजकुमार उपाध्याय जी, सवाल यहां पर यह है कि सनवर पटेल जी कह रहे हैं कि बीजेपी में ऊपर से नीचे तक कहीं कोई बात नहीं है, एक अच्छी पार्टी है और वहां पर सभी कार्यकर्ता हैं, जिनको जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन करते हैं, निस्वार्थ भाव से यहां पर सेवा करते हैं। ऐसे में जो खबरें आ रही हैं कि कुछ असंतोष उत्पन्न हुआ है बीजेपी में, क्या ये कांग्रेस ने हवा उड़ाई है? देखिए देवेंद्र जी, ये पटेल आदरणीय कह रहे हैं कि हवा हो रही है या हवा खराब हो रही है भारतीय जनता पार्टी की और उसके नेताओं की, ये तो आप समय ही नहीं बता रहा है। इन्हीं के लोग पहले ही हमसे कहते थे कि इनकी पार्टी खगोड़ी है, भाग रहे हैं इनके कार्यकर्ता। आज आप देखिए, आज इनके लोग भाग नहीं रहे हैं, इनको छोड़ के आ रहे हैं। क्यों छोड़ के आ रहे हैं? क्योंकि उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, इनका साथ नहीं ले पा रहे हैं, इनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो ये परेशानी इनकी है। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो खुद स्वयं इनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण क्या है? क्या जो सिंधिया विरोध का कारण है कि परिवार में पार्टी परिवारवाद पे निर्धारित हो गई है। एक ही परिवार से जो लगातार कई वर्षों से इनकी पार्टी में उसी परिवार को टिकटें दी जाती है, उन लोगों की उपेक्षा हो रही है जो वास्तव में जमीनी कार्यकर्ता हैं या जो निचले स्तर के तबके के कार्यकर्ता, जो लगातार दरी उठाने से लेके आज पार्टी को खड़ी करने तक, जिन्होंने मीसाबंदी से लेके आज सत्ता तक इस शीर्ष पर पहुंचाया है, उनकी सर्वाधिक उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता कर रहे हैं। ठीक है। और इस उपेक्षा के कारण वो पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा है और कमलनाथ जी सम्मान दे रहे हैं, तो कमलनाथ जी के सम्मान के कारण उनको स्वागत के साथ उनके साथ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल आपसे वही करेंगे जो पिछले दो मेहमानों से मैंने किया है। क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम जो बीजेपी में गई है, इससे जहां जहां उनकी टीम के लोग हैं वहां वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता
जिन्हें उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिल सकता है और इनकी वजह से टिकट नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर असंतोष उत्पन्न हो रहा है? सर माफ कीजिएगा विनोद मिश्रा जी, आप हेडफोन निकाल दें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है। जी, मोबाइल से हेडफोन निकाल दीजिए। जी, मोबाइल से भी निकाल दीजिए, मोबाइल से निकाल दीजिए सर, कान से ही नहीं, सिर्फ मोबाइल से भी निकाल दीजिए तो बेहतर आवाज आपकी आएगी। अब आवाज आ रही? जी जी, बिल्कुल प्रॉपर आवाज आ रही है जी। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके आम कार्यकर्ता को इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में सिंधिया गुट के लोग भाजपा में आ गए हैं, वहां ये समस्या तो आएगी, क्योंकि जब पूर्व से जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जगह जब आप सिंधिया गुट को वोट देंगे, सिंधिया गुट के लिए विधायक देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो कार्यकर्ता है या जो पूर्व से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, वे कहीं ना कहीं अकुलाहट महसूस करेंगे और अपनी उस इच्छा के लिए किसी न किसी अन्य दलों पर जाएंगे। तो ये स्वाभाविक है और ये होना था, और हो सकता है इसका और व्यापक असर दिखेगा, प्रदेश के अन्य सीटों पर भी दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो क्या लगता है कि अगर इनके असंतोष को शांत नहीं किया गया तो काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? अब देखिए, अब विषय तो ये आ गया कि आप यदि एक तरफ असंतोष शांत करेंगे तो क्या आप इन्हें टिकट देंगे? यदि इनको आप टिकट देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के लोग हैं, तो सिंधिया गुट से जो आए हैं वो छिटक कर चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास यह एक ज्वलंत प्रश्न तो बना हुआ रहेगा। बल्कि आप ये देखिए कि जब सिंधिया गुट में लोग आए तो इस तरह के जो भी नेता थे, चाहे दीपक जोशी जी हो, चाहे सत्तन जी हो, इनको इस कार्यकाल के दौरान में कहीं ना कहीं सेट करना था। तो भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र से ऐसे लोगों को सेट भी नहीं कर पाई जिससे वो कह सके कि यदि हम आपको विधायक नहीं बना पा रहे हैं तो अन्य निगम मंडलों में आपको पर्याप्त जगह दे रहे हैं, संगठन में जगह दे रहे हैं, तो ऐसा कोई भी पद ना दे करके या उनकी सेवाएं ना लेकर के उनकी उपेक्षा की है, तो चुनाव में तो खामियाजा देखना पड़ेगा। जी, चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, सनवर पटेल जी, चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप भले ही कहें कि नहीं ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद बताइए कि आप अगर जो पार्टी की सेवा करते रहे हैं शुरू से 10 साल से 15 साल से 20 साल से पार्टी की सेवा में लगे हैं, दरी बिछाने से लेकर के और उच्च पदों पर रहे हैं, अब आप यही बताइए कि अब आपको टिकट मिलने की उम्मीद हो और कोई किसी और गुट के व्यक्ति को टिकट दे जाए तो क्या आपके दिल में कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया देवेंद्र जी। जी, मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। जी, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप किसी टिकट की दावेदारी के लिए, आप किसी पद के लिए, किसी दायित्व के लिए, किसी निगम मंडल के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ होगी। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, ठीक है। एक व्यवस्था है कि चुनाव आते हैं, चुनाव में टिकट दिए जाएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे तो 230 टिकट दिए जाएंगे, लोकसभा के चुनाव आएंगे तो 29 टिकट दिए जाएंगे। तो उसमें निश्चित रूप से दावेदारी भी बनती है और टिकटों का वितरण भी होता है और उसकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन मूलतः भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो
वो विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है जी। और जब विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता हो, जब सिर्फ टिकट या दायित्व के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता ना हो, तो वहां ऐसी स्थिति नहीं आती जैसा आपने प्रश्न किया जी। अब हमारे विद्वान साथी ने जो बात कही, मैं उनकी बात का भी जवाब देना चाहता हूं। हमारे जो विद्वान साथी राजकुमार उपाध्याय जी, उन्होंने कहा कि परिवारवाद, अरे साहब दुनिया जानती है कि परिवारवाद कहाँ है। चाहे कांग्रेस का केंद्र ले लीजिए, गांधी परिवार, कितनी पीढ़ी हो जाए वही नेतृत्व करेंगे। चाहे राज्य ले लीजिए, कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ आएंगे, दिग्विजय सिंह जी के बेटे आएंगे, जयवर्धन सिंह जी। तो परिवारवाद कहाँ है आपको? चलिए, परिवारवाद हमारा सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक हमारा नहीं है, प्रदेश की जनता जानती है, ठीक है, कि परिवारवाद कहाँ है। परिवारवाद कहाँ है ये सही जानते हैं। बिना नियत के, ठीक है, बिना नेतृत्व की पार्टी को नकारा है और ठीक है, बारंबार नकारा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम राजकुमार जी के पास जाएंगे। आप कह रहे हैं कि बिना किसी इच्छा के समाज की सेवा के लिए यहां पर जो भी बीजेपी कार्यकर्ता होता है बस समाज की सेवा के लिए होता है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, उन्हें जो दायित्व दिया जाता है वो निर्वहन करते हैं बिना किसी नाक नुकुर के। आपका कहने का तात्पर्य है कि समाज की सेवा के लिए वहां सभी जाते हैं, किसी पद के लालच में नहीं जाते हैं, यही कहना चाहते हैं ना सर सनवर पटेल जी? नहीं सर, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं सर, हाँ, राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सही, राष्ट्र के निर्माण की बात छोड़िए सर, समाज की सेवा के लिए ना सर, समाज की सेवा के लिए ना, लोगों की सेवा के लिए ना, लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए ना सर, अंत्योदय के लिए, अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, बस समाज की सेवा ना सर, समाज की सेवा ना, सर्वस्व के लिए। वही बात तो मैं कह रहा हूं ना, समाज की सेवा के लिए ना आप लोग आए हैं। बिल्कुल जी, ठीक है सर। तो सर ये हमें आप ये बताइए, ठीक है, आप हमें ये बताइए सर कि ये जो आपकी बीजेपी पार्टी है ये राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक रूप से रजिस्टर्ड की गई है या सामाजिक पार्टी है, सामाजिक रूप से रजिस्टर्ड की गई है? देखिए देवेंद्र जी, आप 10 बार भी रिकॉर्डिंग करेंगे, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग निकालेंगे, रिवर्स कीजिए, मैंने बारंबार बोला है, हमारा कार्यकर्ता जो भारत को सर्वोच्च पर देखना चाहता हो, जो भारत माता को शीर्ष पर देखना चाहता हो, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता हो, जो अंत्योदय का काम करना चाहता हो, जो गांव गरीब किसान की मदद चाहता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का असली कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है कि कांग्रेस उससे घबराती है। चलिए, आप उत्तर नहीं देंगे, आप उत्तर नहीं देंगे। अब जी राजकुमार उपाध्याय जी, जी जवाब दीजिए आप। देवेंद्र जी, सरवन पटेल जी से पूछिए, इस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या गांव गरीब और किसान की स्थिति कहाँ लाके कर दी है? ये पूछ तो लीजिए। जवाब दे दूं क्या? हाँ, जवाब दे दीजिए सर, जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, पूछिए राजकुमार जी से कि जिस गांव गरीब किसान की आप बात कर रहे हैं, उन किसानों के क्या हाल थे? अरे बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, सड़क नहीं थी, और अगर उनको खाद बीज के लिए पैसा लेने जाना पड़ता था तो 24% ब्याज पर पैसा लेने जाना पड़ता था। 24 से 20 हुआ, 10 हुआ, 0 हुआ, और ब्याज 0 और शिवराज 0 हुए, और उसके बाद अंततः -10% हुआ। 100 रुपए ले जाइए, 90 रुपए ले जाइए। ये शिवराज सिंह चौहान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे साहब, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपके बूते की बात नहीं है। आपने कहाँ ले जाके छोड़ा उस महिला को? आपने कहाँ छोड़ा? 24 घंटे 365 दिन गांव गरीब किसान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने, ये कमलनाथ जी नहीं है जो 15 बार की सरकार में 15 बार भी वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से झांके तक नहीं, जिन्होंने 5 बार भी भोपाल को छोड़ा नहीं, जो शोधपुर गए तो ताला छूकर आ गए, मेरे जूते गंदे न हो जाए। ये हाल है आपके नेता के। पहले तय कर पूछिए उनसे, चलो चलो क्यों कहते थे अपने विधायकों को? तभी तो विधायकों ने चलता चलता कर दिया, चलो चलो, बोले आप ही चलो। परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो आकाश विजयवर्गीय कौन है? अभिषेक भार्गव कौन है? कमलनाथ जी और नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह बेटे हैं। नेतृत्व करें तो हम करें, और हमारे बाद हमारा पुत्र करे, बाकी लोगों का अपमान करो तो पुत्र अगर करे कांग्रेस का काम है। मुख्यमंत्री का पुत्र है कार्तिक चौहान,
तो उसको जाके भारतीय जनता पार्टी तो मैं तो सामान्य राजकुमार उपाध्याय जी, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, आप मेहमान हैं हमारे, लेकिन परिवारवाद पे बहुत ज्यादा चर्चा कांग्रेसियों को नहीं करनी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, आप हमारे आदरणीय जी अधिकारी नहीं जी, था। क्योंकि ठीक है, आपने क्वेश्चन किया जी कि इनके यहाँ असंतोष होने के कारण धीरे धीरे पलायन हो रहा है। अब अनूप मिश्रा जी का बयान, रघुनंदन शर्मा जी का बयान, इसके पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस समय अपने आप को कुंठित, उपेक्षित और हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, उनको कमलनाथ जी और कांग्रेस में संभावनाएं दिख रही है, जिसके कारण उन्हें और कमलनाथ जी की नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं। आज एक जो आदरणीय कैलाश जोशी जी हैं, वो बड़े संत पुरुष थे, जिनको संत, राजनीति का संत भी कहा जाता था, आज उनके बेटे उसमें आए हैं। तो आप देखिए, कल हमारे यहाँ वो एक कृषि मंत्री है कमल पटेल जी, वो बोल गए किसी से आने जाने फर्क नहीं पड़ता। तो इनका दम्भ देखिए। कल तक आप जिस संत महापुरुष के नाम से पूछते थे, आज उनका बेटे ने जरा सा आपके पार्टी से थोड़ा सा दूर हुए तो वो अपराधी सिद्ध हो गए। उनके खिलाफ आप अनर्गल प्रयास, और जो कांग्रेस से आके आपके गंगा जैसा पवित्र मान लिया आपने, तो ये आपकी दोहरी नीति है। इस नीति को पहले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। और गांव गरीब किसान की स्थिति आज हमसे पूछिए, इस जिले में रेत माफिया, भू माफिया, किसान माफिया, इनने इतनी दुर्गति करके रखी है कि किसानों का अनाज जी। उसमें क्या सनवर जी जवाब दीजिए, सनवर जी जवाब दीजिए। हाँ देवेंद्र जी जवाब दीजिए जी। प्रश्न कीजिए, प्रश्न जी कीजिए देवेंद्र जी। राजकुमार उपाध्याय जी ये बार बार कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर बीजेपी है, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी है उस पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, परिवारवाद का आरोप तो लगा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वहां पर असंतुष्टों की भीड़ जुटी हुई है। जवाब दीजिए। कहीं कोई भीड़ नहीं है। जब परिवार बड़ा होता है, सामने वाला पक्ष भ्रमित करने का प्रयास करता है, तो बड़े परिवार में कहीं कोई बात आती है तो आपस में बैठकर और उसको निपटा जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी एक है और आपके भ्रमित करने में कोई हमारा नेता आने वाला नहीं है। तो दौड़ के आपके प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी को संभालना पड़ा, अनूप मिश्रा जी को। ठीक है, ये तो हमारा रेगुलर, आपने नोटिस कर लिया। अरे राजकुमार जी, ये तो हमारा रोज का काम है, हमारी बैठकें, हमारा संवाद रोज का काम है। आज आपने नोटिस कर दिया, आज के पहले आपको नहीं दिखते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है विनोद जी, विनोद मिश्रा जी, ठीक है विनोद मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी, हम ठीक है वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। नहीं है जब दरवाजे तोड़े जाए या कुर्सी तोड़ी जाए, ये तो बैठक हमारी कार्य पद्धति का मुख्य अंश है, हमारी बैठक। जी जी विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। विनोद मिश्रा जी, सवाल ये है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी आप दोनों को देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं, बड़े ध्यान से इन दोनों पर नजर बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है, स्थितियां किसकी ज्यादा मजबूत होती दिख रही हैं धीरे धीरे? देखिए, अभी यह कहना कि मजबूत स्थिति किसकी दिखेगी, यह जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी सीटों के कयास लगाए जा रहे हैं और अभी जो बवंडर मचा है वो उन क्षेत्रों में मचा है जहां से कांग्रेस से आयातित किए गए नेता को टिकट मिलनी। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित या प्रतीक्षारत हैं, उनके मन की खलबली है और उनकी आवागमन की संभावनाएं बढ़ और घट रही हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में यदि भाजपा के ऐसे कद्दावर नेता या ऐसे कार्यकर्ता जो समाज सेवा न करने की बजाय राजनीतिक सेवा के लिए आए, तो वे नाराज होंगे और वे किसी न किसी दल की ओर मुखातिब होकर के अपनी सीट सुनिश्चित करेंगे और जनता की सेवा के लिए विधायक बनने के सपने देखते हुए आम जनता के बीच आएंगे
और उस समय यह देखना होगा कि वास्तव में जो नेता आ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जा रहे हैं, उनका जनाधार कितना है। मैं अभी देख रहा था आपके ही क्लिप्स में कि दीपक जोशी जी परशुराम भगवान जी का परसा का प्रतीक लेकर के, तो यह प्रतीक लेकर के वो कहीं ना कहीं यह भी बताना चाह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण समाज का समर्थन है। जी। तो प्रदेश की जनता ये भी देखती है कि जब आप पद पर रहते हैं तो उस ब्राह्मण समाज की कितनी उपेक्षा करते हैं या पूछ परख लेते हैं। केवल किसी भी समाज का आधार चुनाव के लिए या अपने वोट के लिए प्रयोग करना अब आम जनता भी समझने लगी है। तो इसलिए चुनाव में जब वोट के तय हो जाएंगे, प्रत्याशी तय हो जाएंगे, उससे ही ये आकलन परिणाम निकल सकेगा कि कौन मजबूत स्थिति में जा रहा होगा जी और किसे फायदा होगा। जी, जैसे कि अब दीपक जोशी की बात चल निकली है तो एक प्रश्न और हमारे मन में कौंध रहा है और राजकुमार उपाध्याय जी से ये इसका जवाब हम लेना चाहेंगे। राजकुमार उपाध्याय जी, जैसा कि बीजेपी में इस तरह की बातें हैं तो बीजेपी से लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी जहां से आप टिकट देंगे, जैसे दीपक जोशी जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो वो स्थिति तो उस जगह जहां पर कांग्रेस का संगठन है वहां पर खड़ी होगी, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी से दीपक जोशी जी जब मिलने गए, उन्हें जब शामिल कराया तो कोई शर्तों पे शामिल नहीं हुए। दीपक जोशी जी अपने सम्मान और अपनी उपेक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीति से नाराज होकर फिर वहां पे शामिल हुए। तो उन्होंने कोई ये नहीं बोला कि मुझे यहाँ से टिकट दी जाए या यहाँ से मुझे, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप हमारे जो 22 बिकाऊ लोग एक सामंतवादी नेता के साथ जब गए तो उनको इन्होंने सशर्त इनको टिकट देनी पड़ी और सशर्त टिकट देने के बाद इनके कार्यकर्ताओं का जो भी इनको अपमान जितना भी करना पड़ा वो अपमान इन्होंने किया, उनको उपेक्षित किया। आज वहां का जो 22-24 विधानसभा जो इन्होंने आयातित विधायकों को लेकर आज जो सरकार खरीद फरोख्त की चला रहे हैं, मतलब ठीक है, लेकिन जो दीपक जोशी जी गए हैं, आपकी पार्टी में दीपक जोशी जी गए हैं, तो उनको अब एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा, आप ये कहना चाहते हैं ना? अगर नहीं मिलेगा तो भी वो संतुष्ट हैं? मेरी बात देवेंद्र जी, मेरी बात ये आदरणीय कमलनाथ जी से उन्होंने कोई शर्त रखकर नहीं गए। मैं फिर बोलूंगा, 22 विधायकों ने शर्त रखकर गए थे उस सामंतवादी महाराज के साथ कि हमें उसी जगह क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना है, वहीं से विधानसभा लड़ेंगे और वहीं से आगे आएंगे। ठीक है, विनोद मिश्रा जी के पास हम जाना चाहेंगे इसी दीपक जोशी जी का प्रश्न लेकर के। ठीक है, इसी दीपक जी का प्रश्न लेकर के हम विनोद मिश्रा जी के पास आना चाहेंगे। दीपक मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, विनोद मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि जैसा ये कह रहे हैं कि क्या अगर जो कोई व्यक्ति पार्टी बदलता है, यानी कि एक राजनीतिक पार्टी से दूसरे राजनीतिक पार्टी पे एक कद्दावर नेता जा रहा है जिसकी उपेक्षा का आरोप लगा करके, तो क्या यह संभव है कि बिना शर्तों के जा रहा होगा? देखिए, राजनीति में दिखता कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो आम जनता के बीच या मीडिया के बीच प्रकट नहीं की जाती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दीपक जोशी जी बिना चर्चा के, बिना अपनी कोई मान मर्यादा या शर्तों के वे गए हैं, क्योंकि इनके बीच भी जिस ढंग से सुनियोजित तरीके से डायरेक्ट कार्यक्रम फिक्स करके कांग्रेस में आगमन हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आश्वासन अवश्य मिला होगा कि हम आपको सेट करेंगे, आपके क्षेत्र से सेट करेंगे, जिस क्षेत्र से भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, आपका जनाधार है वहां से दिया। अन्यथा यदि इस बीच 6 तारीख से पहले यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें आश्वासन दे देती तो हो सकता है आज वो भाजपा में ही होते। तो ये कहना, अभी भले राजनीतिक दल कांग्रेस कहे कि ऐसी कोई शर्त नहीं है, बहुत सारी राजनीति में छुपी शर्तें होती हैं।
आप देखिए अनूप मिश्रा जी जाते जाते विष्णु शर्मा जी से चर्चा की बात रुके हुए हैं। हो सकता है 2-4 दिन में उनकी मांगे ना मानी जाए तो वो भी किसी दल में नजर आ जाए। तो ये तो राजनीति में समय के साथ व्याख्याएं और वक्तव्य भाषण बदलते रहते हैं। तो आप यदि टिकट नहीं देंगे तो हो सकता है दीपक जोशी जी कल और दल में चुने। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो मानना जी है कि राजकुमार उपाध्याय जी, अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। राजकुमार उपाध्याय जी, अंतिम सवाल और ईमानदारी से, आशा यही है कि ईमानदारी से इसका जवाब देंगे। जी राजकुमार उपाध्याय जी, जब बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही थी तो तभी तो वो आपके पास गए। अब आपके पास आए हैं, आप कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं देंगे, तो फिर जाने का मतलब क्या था? नहीं हाँ देवेंद्र जी, हाँ जी, मैंने ये नहीं कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी या नहीं देगी जी। ये निर्णय कमलनाथ जी और हमारी मध्य प्रदेश की जो बड़े नेता हैं वो करेंगे, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी। मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते यह बात, क्योंकि आपका प्रश्न था कि शर्तों के साथ आए हैं या वो वहां पे अपनी जो उनकी उपेक्षा हो रही थी या उनको पर्याप्त मान सम्मान या उनके परिवार को जितना उनने दिया है पार्टी को उसके हिसाब से अनुपात में उनको सम्मान नहीं मिल पाया। जितना आप गोल गोल बात कर रहे हैं ना सर, उन्होंने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि अगर जो कमलनाथ जी इशारा करें तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी तैयारियां शुरू कर दें। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में उनका, देखिए उनका क्षेत्र तो खातेगांव, बागली, देवास क्षेत्र में है। बुधनी तो शिवराज सिंह जी चौहान बीजेपी से लड़ते हैं और कांग्रेस से यहाँ समय समय पे। चलिए हम उसी की बात कर रहे हैं, उनके क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं, जो उन्होंने ये कहा कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां शुरू कर दें। तो ये बातें कहां से आई? अगर जो ये बातें नहीं थी, टिकट की बातें नहीं थी, बहुत ही आदर्श स्थिति। देखिए राजकुमार उपाध्याय जी, राजनीतिक पार्टी का काम ही है इलेक्शन लड़ना। और आप लोग जहां तक लोगों को भरमाते रहते हैं ना कि सामाजिक, वो सामाजिक संस्था होती है, उसमें रजिस्टर्ड होता है सामाजिक काम करना, ठीक है जी। वो सेवा मतलब पद पे रह करके सेवा। राजनीति का मतलब, राजनीतिक पार्टी का मतलब पद पे रह करके लोगों की सेवा करना और जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाना। और सामाजिक मतलब ये कि किसी राजनीतिक पार्टी संवैधानिक पद पर बैठकर न रहते हुए भी सरकार से धन लेकर के उस क्षेत्र में काम करना होता है, जैसा सामाजिक संगठन होता है। तो बार बार आप लोग समाज सेवा की बात करते रहते हैं, ये लोगों को भ्रम में मत रखिए, ठीक है? देवेंद्र जी, मैंने तो कांग्रेस पार्टी शुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टी है। हाँ। और हम राजनीति के माध्यम से ही कांग्रेस में जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम बिल्कुल उसमें किसी जनता को नहीं भरमाना चाहते। और दीपक जोशी जी की टिकट तक का बात है, तो उनको कहां से लड़ना है, कहां से लड़ाना है, ये आदरणीय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतागण तय करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बिना शर्तों के कांग्रेस में पार्टी में स्वागत। चलिए ये तो हर पार्टियां कहती हैं, लेकिन अब अंदर खाने क्या होता है कौन देखने जाता है? सर सही है, आप कह रहे हैं आप अपनी पार्टी का पूरी तरह से अपने पार्टी को जो पक्ष रख रहे हैं बहुत शानदार तरीके से रख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर खाने क्या हुआ है कौन जानता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना कि उनको टिकट मिला कि नहीं मिला, नहीं मिलने पर क्या स्थितियां हुई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि वास्तव में जो नेता दल बदल कर इधर से उधर जा रहे हैं, पार्टियां कह रही हैं कि नहीं वो किसी शर्तों पे नहीं आए हैं, लेकिन शर्तें तो लागू होंगी, क्योंकि दल बदलने का मतलब ही होता है कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उस दल में पूरी नहीं हो रही, इसलिए वो दल बदलकर दूसरे दल में जा रहे हैं। अब वहां उनकी महत्वाकांक्षाएं अगर जो पूरी होती हैं तो शर्तें भी लागू होंगी। यह भले ही सार्वजनिक किया जाए या ना किया जाए, लेकिन जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। आप बताएं या ना बताएं, फिलहाल क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।